Hey dear, welcome back to my channel. I am Indu Tiwari, specialized in pharmacology. So today we will discuss about anti-anginal drugs. एंटी एंजाइना ड्रग्स को स्टडी करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एंजाइना क्या होता है। एंजाइना जिसे बेसिकली हम एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरिस एक कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, दैट मीन्स हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है। अब हार्ट का बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ब्लड को पंप करना। अब ब्लड को पंप करने के लिए भी हमारे हार्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो हमारे हार्ट के अंदर ब्लड का सप्लाई करती हैं। हार्ट को ब्लड मिलेगा, दैट मीन्स कि ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, तब जाकर के यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होगा, जो भी एनर्जी बनेगी उससे ये हार्ट जितना भी ब्लड आ रहा है उसको पंप कर पाएगा। अब एंजाइना पेक्टोरिस में क्या प्रॉब्लम होती है कि जितना हमारे हार्ट की डिमांड है ऑक्सीजन की, ठीक है, जितना हमारे हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए ब्लड को पंप करने के लिए, उतनी पर्टिकुलर उतनी प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे हार्ट को नहीं मिल पाती। सपोज 100% अगर रिक्वायरमेंट है तो जो हमारी डिमांड है वो 100% है, ठीक है, तो इसमें जो सप्लाई होगी वो 80%, 60% या फिर डिपेंडिंग ऑन कि किस स्टेज का एंजाइना है उसके अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। तो जब डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो उसकी वजह से क्या होगा? सीवियर चेस्ट पेन होता है, ठीक है। यही बेसिक एक सिम्टम होता है एंजाइना पेक्टोरिस का कि सीवियर चेस्ट पेन होगा जो कि रेडिएट होगा लेफ्ट आर्म की तरफ और नेक की तरफ को। तो इससे हमें पता चलता है कि जो पेशेंट है वो एंजाइना पेक्टोरिस उसको प्रॉब्लम है। अब एंजाइना पेक्टोरिस में हम क्या देते हैं? एंटी एंजाइनल ड्रग्स को देते हैं, ठीक है। अभी एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या करती हैं? एंजाइना के अलग अलग स्टेजेस पे या फिर अलग अलग तरीके से एंजाइना को रोकने का काम करती है। अब इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि एंजाइना कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली 2 टाइप का एंजाइना होता है, लेकिन थर्ड टाइप को भी हम कंसीडर कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंजाइना होता है क्लासिकल एंजाइना। क्लासिकल जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है एंजाइना की, जो कि सबसे ज़्यादा फाउंड होता है एंजाइना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि हमारे हार्ट के अंदर ही ब्लड को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है, तो ये कोरोनरी आर्टरीज में क्या हो जाता है? किसी भी वजह से ब्लॉकेज आ जाता है। अगर कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आएगा तो जितना भी हार्ट में ब्लड का सप्लाई होना है उसका अमाउंट कम हो जाएगा। दैट मीन्स वही कि डिमांड तो जितनी प्रॉपर होनी है उतनी होगी लेकिन उसका सप्लाई कम हो जाएगा। तो सप्लाई कम होने की वजह से पेन होगा। अभी सप्लाई कुछ कंडीशंस में ही क्लासिकल एंजाइना में कम होता है। वो कंडीशंस क्या होती हैं? जैसे अगर कोई एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी कर ले या फिर एक्सरसाइज अगर कर रहा है, अगर कॉइटस हो रहा है या फिर कोई भी इमोशनल अगर स्ट्रेस वाली सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा? हमारा हार्ट तेज से बीट करना स्टार्ट कर देता है। दैट मीन्स कि हमारा हार्ट तेज से ब्लड को पंप करने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उतना ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा। दैट मीन्स उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी हार्ट को पंप करने के लिए। अब ऐसी सिचुएशंस में जब स्ट्रेस में है कोई पर्सन या फिर कोई भी एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा। तो उस टाइम पे एंजाइना का अगर पेन हो रहा है, ठीक है, किसी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, तो उसको बोलते हैं क्लासिकल एंजाइना, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म का होता है, ठीक है। इसके अलावा से स्टेबल एंजाइना भी बोलते हैं क्योंकि अगर किसी फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से पेन हो रहा है और जो पर्सन है वो फिजिकल एक्सरसाइज करने बंद कर दे, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, लेट जाए, तो वो रेस्ट से क्या हो सकता है कि जो हमारा एंजाइना का पेन है वो ठीक हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है क्लासिकल एंजाइना या फिर सबसे कॉमन टाइप ऑफ एंजाइना। नेक्स्ट आ जाते हैं वेरिएंट या फिर अनकॉमन फॉर्म बोलते हैं इसे, ठीक है। वेरिएंट में क्या होता है कि जो हमारा ये ब्लॉकेज हुई है ये ज़रूरी नहीं है। अभी देखो क्लासिकल एंजाइना में क्या हुआ कि थोड़ी बहुत ब्लॉकेज हुई है, ठीक है। वेरिएंट एंजाइना में क्या हो जाएगा? ये अनकॉमन फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि ये क्लॉट हो सकता है कि किसी बड़ी आर्टरी से निकल करके किसी छोटी आर्टरी में जाकर के या फिर किसी आर्ट्रियोल्स में जाकर के फंस जाए। अगर आर्ट्रियोल्स में जाकर के भी फंसेगा तो इसके आगे क्या हो जाएगा? पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये एक अनकॉमन टाइप है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब में ही होगा। अब वेरिएंट टाइप में क्या होगा? फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से भी पेन हो सकता है और विदाउट फिजिकल एक्सरसाइज भी पेन हो सकता है। दैट मीन्स नॉर्मल कंडीशन में अगर बैठे हैं तभी भी सीवियर पेन हो सकता है, ठीक है। तो ये ब्लॉकेज क्या होगी? अगर आर्टरीज और वेन्स में अगर हो जाएगा, अगर थोड़ी सी भी ब्लॉकेज हो जाएगी तो क्या होगा? आगे ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाएगा तो फिर से पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड टाइप आ जाता है अनस्टेबल टाइप का एंजाइना। तो जो अनस्टेबल टाइप का एंजाइना होता है ये क्या है कि किसी भी टाइप में आ सकता है। दैट मीन्स कि हमें पता नहीं होगा, प्रिडिक्टेबल नहीं होगा पहले से कि इस पर्सन को एंजाइना है, एकदम से इसका पेन स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अभी क्लासिकल टाइप का भी हो सकता है और वेरिएंट टाइप का भी हो सकता है। दैट मीन्स इसमें कोई भी स्टेबल कंडीशन या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशंस नहीं होती है। तो जो वेरिएंट एंजाइना है और अनस्टेबल एंजाइना है दोनों के लिए हमें क्या करते हैं? हॉस्पिटलाइजेशन कराना ज़रूरी होता है। विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन या फिर सिर्फ मेडिकेशंस की हेल्प से ये ट्रीट नहीं हो सकते पूरी तरीके से। जबकि जो क्लासिकल एंजाइना है
है ये अगर रेस्ट कर लिया या फिर नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट आती हैं, अगर उसे खा लिया तो उससे इनका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो क्लासिकल एंजाइना सबसे कॉमन फॉर्म का है, ठीक है, जो कि स्टेबल एंजाइना भी है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट हम इजीली कर सकते हैं। बट वेरिएंट और अनस्टेबल एंजाइना क्या है, जिसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, दैट मीन्स हॉस्पिटलाइजेशन वहाँ पे ज़रूरी होता है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस में जो पेन हो रहा है उसका क्या मैकेनिज्म है। सो बेसिकली अगर हम एक नॉर्मल आर्टरी को देखें तो इसमें क्या है कि पूरा स्पेस ब्लैंक है, तो ब्लैंक स्पेस होने की वजह से जितना भी ब्लड इसमें आएगा वो पूरा का पूरा आगे जा सकता है, ठीक है। अब लेकिन अगर हम किसी एंजाइना पेक्टोरिस या फिर जिसमें कुछ ब्लॉकेज हुई है ऐसी आर्टरी को अगर हम देखें तो उस आर्टरी में क्या है कि जैसे आप देखते हो कि नॉर्मल रोड है, रोड के पास अगर कुछ काम होने लग जाए या फिर किसी भी वजह से अगर भीड़ हो जाए वहाँ पे, कोई गाड़ी फंस जाए तो क्या हो जाएगा, वहाँ से जाना जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है वो स्लो हो जाता है। जितने गाड़ियाँ एक बार में जा सकती हैं उससे कम गाड़ियाँ जाती हैं, ठीक है। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होती है कि यहाँ पे 100% ब्लड है जो कि इस आर्टरी में फ्लो हो सकता है, लेकिन अगर ब्लॉकेज आ गई है तो ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा, जो ये ब्लड का फ्लो होगा इस तरीके से ये 60%, 80%, 90% क्या हो जाएगा, जितनी रिक्वायर्ड है उससे कम होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की जितनी डिमांड थी, सपोज 100% डिमांड थी, सिर्फ 80% इसमें पूरी हो पा रही है, तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी यहाँ पे हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो कौन सा मेटाबॉलिज्म होगा, एरोबिक, बट एब्सेंस में कौन सा मेटाबॉलिज्म होगा, एनारोबिक। तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होता है कि जो हमें इंस्टेंट एनर्जी हमें चाहिए, क्योंकि हार्ट को तो ब्लड को पंप करते रहना है तो उसको तो एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कैसे मिलेगी, जब एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड बनेगा। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म की वजह से यहाँ पे हमें जो एनर्जी चाहिए थी वो मिल गई है, ठीक है। एनर्जी मिलने के बाद जो हमारा बाय प्रोडक्ट बना वो बना लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, पेन कॉज करता है, क्योंकि एसिड है तो यहाँ पे जो नर्व एंडिंग्स हैं या फिर जितनी भी यहाँ पे वेसल्स है उसके जब कांटेक्ट में आता है तो एसिड क्या करता है, बहुत सीवियर पेन कॉज करता है, ठीक है। अब ये पेन क्या होता है, जैसे 15 सेकेंड से लेकर के 15 मिनट तक का भी लॉन्ग हो सकता है, उसके अलावा कुछ आवर्स का भी हो सकता है। अगर ये सबसे फर्स्ट टाइप का जो हमने कॉमन टाइप का एंजाइना पढ़ा था, ठीक है, क्लासिकल एंजाइना, उसमें अगर ये पेन हो रहा है तो क्या होगा, अगर हम रेस्ट करेंगे तो रेस्ट से ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड नहीं प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो कुछ देर में क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो पेन वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अदर टाइप का अगर एंजाइना है तो उस केस में क्या होगा, लैक्टिक एसिड इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट का लैक्टिक एसिड बन गया है, क्योंकि ब्लॉकेज ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोग्लिसरिन्स लेने पड़ेंगे। नाइट्रोग्लिसरिन्स क्या करेंगे कि जो ये आर्टरी है इसका स्पेस को बढ़ा देंगे, ठीक है, इसकी जगह को बढ़ा देंगे, जिससे कि जो ब्लड का सप्लाई है वो फिर से ज़्यादा होने लग जाएगा। तो ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की जितनी डिमांड है उसको कंप्लीट कर लेगा। सो नेक्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो इसमें फर्स्ट क्लास आ जाती है नाइट्रेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इसमें भी दो सब क्लास आती है, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग में फर्स्ट ड्रग आ जाती है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जिसे GTN बोला जाता है या फिर नाइट्रोग्लिसरीन्स भी बोल सकते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट शॉर्ट एक्टिंग है, तो ये बहुत जल्दी अपना एक्शन करती है। जैसे ही एंजाइना का अटैक पड़ा, जैसे ही इसको टैबलेट के फॉर्म में ये होती है तो इसको क्या करते हैं, सबलिंगुअली रूट से इसको दिया जाता है, ठीक है, टंग के नीचे रख करके विद इन मिनट्स 1 to 2 मिनट ये क्या करती है, एक्शन दिखाना स्टार्ट कर देती है, और विद इन 3 to 6 मिनट इसका पीक एक्शन आ जाता है। तो इसीलिए इसको शॉर्ट एक्टिंग बोला गया है। तो जैसे ही एंजाइना का अटैक पड़ता है तो उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाने वाली ड्रग जो होती है वो होती है GTN। ये एक वोलेटाइल लिक्विड की तरह होती है, तो इसको किसी भी पॉलीमर के में क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करवा देते हैं, उसकी टैबलेट बना दी जाती है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्लास आ जाती है नाइट्रेट्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं। So next we will talk about the classification and mode of action of anti-anginal drugs. So next we will talk about the mode of action and classification of anti-anginal drugs. तो इसमें सबसे फर्स्ट क्लास आ जाती है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स भी दो सब क्लासेस में डिवाइडेड है, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग में मेन ड्रग होती है GTN, जिसे बोलते हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, या फिर इसे बोला जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। ये क्या होती है कि शॉर्ट एक्टिंग इसे बोला गया है क्योंकि ये विद इन 1 to 2 मिनट्स अपना काम करना स्टार्ट कर देती है, और जिसका पीक एक्शन होता है वो 3 to 6 मिनट्स के अंदर आ जाता है।
तो जो हमारी ग्लिसराइड ट्राइनाइट्रेट होती है ये वोलेटाइल टाइप का लिक्विड होता है, तो इसको किसी पॉलीमर में क्या करते हैं, एड्जॉर्ब करा देते हैं। ठीक है, तो एड्जॉर्ब कराने के बाद ही क्या होती है, वोलेटाइल प्रॉपर्टी की है, तो इसको सबलिंगुअल रूट से दिया जाता है और तुरंत से अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट आ जाती है लॉन्ग एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग में आ जाती है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट और इरिथ्रोटाइल टेट्रानाइट्रेट। तो ये 3 ड्रग्स होती हैं जो कि लॉन्ग एक्टिंग होती हैं। लॉन्ग एक्टिंग में भी जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट होती है ये भी बहुत जल्दी एक्शन करती है, सिमिलर टू जीटीएन ही करती है, बट इससे थोड़ा सा डिले करती है। दैट मीन्स जैसे जीटीएन का मैंने पीक टाइम बताया था 3 to 6 मिनट्स में होता है, तो जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है इसका पीक टाइम होता है 5 to 8 मिनट्स में। ठीक है, उसके अलावा जो आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट है और जो हमारी थर्ड ड्रग है इरिथ्रोटाइल टेट्रानाइट्रेट, ये दोनों ड्रग्स का जो टी हाफ होता है ये थोड़ा सा लॉन्गर होता है। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, टैबलेट फॉर्म में ही देते हैं। अब अगर इसका मैकेनिज्म हम समझना चाहें तो मैकेनिज्म में सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि नाइट्रेट्स है तो इसमें नाइट्रो ग्रुप जुड़ा रहता है, तो उसका मेन काम होता है कि किसी भी जो भी ब्लड वेसल्स या फिर कहीं पे भी अगर उसको दिया जाए तो वहाँ पे डायलेटेशन करता है। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स वाला जो एरिया होता है वहाँ पे जाकर के मेनली एक्शन करता है। ये जो नाइट्रेट्स हैं, ठीक है, जाकर के हमारी स्मूथ मसल्स में डिफ्यूज़ हो जाएंगे, डिफ्यूज़ होकर के क्या करेंगे, NO इसको रिलीज कर देंगे। ठीक है, अब ये NO क्या करती है, पहले पूरी साइकिल समझ लेते हैं कि जो कैल्शियम होता है जब उसको वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो कैल्शियम अगर स्मूथ मसल्स के अंदर एंटर करता है तो उसके बाद क्या करता है, जो काल्मोटिलिन है इसके साथ मिलता है, कुछ स्टोर्ड कैल्शियम होता है उसको स्टिमुलेट करता है। ये दोनों मिलकर के जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है वो अगर फॉस्फोराइलेटेड है तो उससे क्या करता है, मायोसिन को चेंज करवाता है मायोसिन फॉस्फेट में। दैट मीन्स MLCK अगर फॉस्फोराइलेटेड होगा और साथ साथ में कैल्शियम भी प्रेजेंट होगा तो जो मायोसिन है वो मायोसिन फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। और फॉस्फेट में चेंज हो गया तो जब एक्टिन उसके साथ मिलेगा तो ये क्या करेंगे, जो भी मसल्स हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन अगर हो गया दैट मीन्स की कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स 2 टाइप की प्रोसेसेस होती हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, अभी हमने क्या बोला है कि प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लॉकेज है। ठीक है, ये ब्लॉकेज है, अगर इसमें कॉन्ट्रैक्शन ही रहेगा तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। हम चाह रहे हैं कि ये जो स्पेस है ये थोड़ा सा और बढ़ जाए, दैट मीन्स थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिल जाए जिससे कि ब्लड इजीली फ्लो बाहर हो पाए। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अब हम चाह रहे हैं कि जो ये ब्लड वेसल्स में जो स्पेस है वो हम थोड़ा सा बढ़ाएं, तो हम क्या करते हैं, NO दे देते हैं। NO क्या करता है, जाकर के CGMP को एक्टिवेट कर देता है। CGMP क्या है, साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, अब जो साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट होता है ये एक तो कैल्शियम की एंट्री को बंद कर देता है, दैट मीन्स जो भी एक्सेस कैल्शियम हमारे मसल्स के अंदर आ रहा है उसको ब्लॉक कर देगा। उसके अलावा जो MLCK का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ना, मायोसिन लाइट चेन काइनेज, ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ मिलेगा तब इसका फॉस्फोराइलेशन होगा, तो इस फॉस्फोराइलेशन को ब्लॉक कर देता है NO। ठीक है, NO ने स्टिमुलेट किया CGMP को, CGMP ने ब्लॉक किया कैल्शियम की एंट्री को और सेकेंडली इसने ब्लॉक किया MLCK के फॉस्फोराइलेशन को। अब फॉस्फोराइलेशन अगर बंद हो गया तो क्या होगा, जो नीचे की पूरी प्रोसेस है ये पूरी बंद हो जाएगी, फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो मायोसिन फॉस्फेट में नहीं चेंज होगा, एक्टिन के साथ नहीं कॉम्बाइन होगा और कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन होता है हमारे नाइट्रस ऑक्साइड का। उसके अलावा एक और ये काम करता है कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें प्री लोड को ये घटा देता है। ठीक है, अब प्री लोड से हम क्या समझ रहे हैं कि हमारा हार्ट है, ठीक है, हमें पता है कि इसमें आर्टरीज और वेन बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी वेन होती है उन्हें बोलते हैं हम सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा हमारी बॉडी के जो अपर पार्ट होता है इससे ब्लड को लेकर के आती है और हार्ट तक पहुंचाती है। इन्फीरियर यानी कि नीचे वाली जो वेना कावा है वो क्या करेगी, बॉडी के लोअर पार्ट से सारी ब्लड को लेकर के आएगी और हार्ट तक पहुंचाएगी। अब हम बात करें कि प्री लोड को कम कर रहा है, तो लोड कहाँ से आएगा, जब हमारा वेन्स जो हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक लेकर के आएगा, तो वही तो लोड है, उसी को ही तो हार्ट ने पंप करना है। ठीक है, तो उस लोड को कम करने के लिए जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो क्या करेगी, जो वेन्स होंगी उसको डायलेट कर देंगी। ठीक है, वेन्स को भी अगर डायलेट कर दिया तो जो उसमें ब्लड था वो क्या होगा, नीचे रह जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है कि वेन्स में डक्ट्स वगैरह होते हैं ताकि ब्लड जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी ऊपर बॉडी में फ्लो हो पाए। ठीक है, अब अगर वेन्स बिल्कुल डायलेट हो जाएंगी तो डायलेट होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड था जो कि हार्ट तक पहुंचना था वो नहीं पहुंच के क्या हो जाएगा, वेन्स में ही रह जाएगा। तो इसको बोला जाता है पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड। तो इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट तक कम ब्लड पहुंच पाएगा, कम ब्लड हार्ट तक पहुंचेगा तो हार्ट को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लड को पंप करने में, या फिर ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी ब्लड को पंप करने में, क्योंकि उसे सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्लड को ही पंप करना है। तो यही मैकेनिज्म होता है नाइट्रस ऑक्साइड का।
एक तो कैल्शियम की एंट्री को यहाँ से बंद कर देना, MLCK के फॉस्फोराइलेशन को बंद कर देना, ऊपर से जो प्री लोड था, दैट मीन्स हार्ट पे जो लोड पड़ रहा था उसको भी रिड्यूस कर देना। नेक्स्ट कैटेगरी इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एंटी एंजाइनल ड्रग्स के अंदर। इसके अंदर अलग अलग सब क्लासेस हैं। फर्स्ट सब क्लास आ जाती है फिनाइल एल्काइलामीन, जिसके अंदर ड्रग आती है वेरापामिल। सेकेंड सब क्लास आ जाती है बेंजोथाइजेपिन, जिसके अंदर ड्रग आती है डिल्टिएजम। थर्ड सब क्लास आ जाती है डाइहाइड्रोपायरिडीन्स, जिसके अंदर ड्रग्स आती हैं निफेटिपिन, एमिलोडिपिन, फेलोडिपिन और नीमोडिपिन। तो ये सारी ड्रग बेसिकली क्या करती हैं कि जो कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स में, उनको ब्लॉक कर देती हैं। अब ये स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? आर्ट्रियोल्स में, वेन्स में, जितने भी स्मूथ मसल्स हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब ये स्मूथ मसल्स में जो कैल्शियम चैनल है इसका टाइप होता है टाइप L, ठीक है। तो जो भी हमारी एंटी एंजाइनल ड्रग्स हम एंजाइना के केस में दे रहे हैं तो वो स्पेसिफिकली टाइप L टाइप के कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती है, ठीक है। अभी कैल्शियम चैनल कहाँ पे प्रेजेंट है? स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल्स में इनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करने का, दैट मीन्स आर्टरियोल्स और वेन्स को क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आर्टरियोल्स और वेन्स अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो ब्लड का वॉल्यूम या फिर ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ब्लड का प्रेशर बढ़े, क्योंकि हम वर्कलोड को कम करना चाहते हैं। तो वर्कलोड कम कैसे होगा? कि जितना भी कैल्शियम है इसको हम ब्लॉक कर दें। वैसे बेसिकली क्या होता है कि जो भी बाहर से आया हुआ कैल्शियम होता है वो जब मेम्ब्रेन के अंदर जाता है थ्रू द L टाइप ऑफ कैल्शियम चैनल्स, अंदर ये स्टोर्ड कैल्शियम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो कैल्शियम है ये काल मॉड्यूलिन के साथ रिएक्शन करता है और क्या करता है, जो MLCK है मायोसिन लाइट चेन काइनेज, इसको एक्टिवेट कर देता है, इसको फॉस्फोराइलेटेड कर देता है। उसके बाद आफ्टर फॉस्फोराइलेशन ये MLCK क्या करता है, जो मायोसिन प्रेजेंट होगा मसल्स के अंदर उसको फॉस्फोराइलेट कर लेता है, ठीक है। तो मायोसिन भी अब एक्टिवेट हो गया। उसके बाद वो एक्टिन के साथ क्या होगा? कंबाइन हो जाएगा। जब मायोसिन और एक्टिन जब कंबाइन होते हैं, पास आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब इस प्रोसेस की वजह से जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, बट हम नहीं चाहते कि हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हों। तो हम क्या करेंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, जिसकी वजह से जो ये गेट है जिसके थ्रू कैल्शियम अंदर एंटर कर रहा है ये ब्लॉक हो जाएगा। अब अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो जो थोड़ा बहुत अंदर कैल्शियम होगा उससे कॉन्ट्रैक्शन होगा थोड़ी देर तक, उसके बाद सारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगी। अब अगर डायलेट हो गई हैं तो ब्लड क्या होगा? उसी में ही बहुत ज़्यादा फोर्स से नहीं बहेगा, हाइपोटेंशन वाली स्टेट होगी और जो कार्डियक वर्कलोड है हार्ट पे वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एक्शन हो जाता है इनका स्मूथ मसल्स पे। सेकेंड एक्शन आ जाता है हार्ट पे। हार्ट पे बेसिकली क्या करती हैं, जो कंडक्शन होता है अपना, जो हार्ट का अपना जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है उसमें डीपोलराइजेशन वाली स्टेट आती है, बट कैल्शियम उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम कैल्शियम को ही ब्लॉक कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन हाइपर पोलराइज हो जाती है, ठीक है। तो मेम्ब्रेन की हाइपर पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा, जो नया जो एक्शन पोटेंशियल है उसको जनरेट होने में टाइम लगेगा, जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन पावर थी या फिर जो कॉन्ट्रैक्शन के जो टाइमिंग थी वो कम हो जाएगी। अब कॉन्ट्रैक्शन हार्ट कम करेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो पेन है वो होना भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स का। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो पोटेंट ड्रग होती हैं वो होती हैं डाइहाइड्रोपायरिडीन्स, जैसे निफेटिपिन, अमाइलोडिपिन, फेलोडिपिन, नीमोडिपिन, क्योंकि ये सारी ड्रग्स क्या होती हैं? लाइपोफिलिक, दैट मीन्स लिपिड सॉल्युबल है, इसलिए फास्टर एक्शन करती हैं, सबसे ज़्यादा अच्छा एक्शन करती हैं। बाकी जो वेरापामिल और डिल्टिएजम है ये दोनों ड्रग्स होती हैं हाइड्रोफिलिक, इसलिए कंपेरेटिव टू निफेटिपिन कम एक्शन प्रोड्यूस करती है। अब जो हार्ट वाला एक्शन है कि हार्ट में जो कंडक्शन है उसको स्लो कर देता है, उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंट एक्शन दिखाता है वेरापामिल, उसके बाद डिल्टिएजम, बट जो निफेटिपिन है ये बहुत ज़्यादा एक्शन उसमें नहीं दिखाता है। इसका बेसिकली एक्शन होता है कि जो स्मूथ मसल्स है उसी को ही ये रिलैक्स करता है। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज बीटा ब्लॉकर्स, जिसके अंदर ड्रग्स आती है प्रोपेनोनॉल, एटेनोनॉल और मीटोप्रोलॉल। तो बेसिकली जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, दैट मीन्स जब एड्रेनलिन रिलीज होता है तो जाकर के अल्फा और बीटा दो रिसेप्टर से बाइंड होता है। तो जो ये बीटा रिसेप्टर्स है ये हमारे हार्ट के आसपास प्रेजेंट रहते हैं, दैट मीन्स जहाँ से हमारी इम्पल्स जनरेट होती है उसके आसपास रहते हैं। तो जब इम्पल्स जनरेट हो रही है, अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा दैट मीन्स कि ज़्यादा इम्पल्स जनरेट होगी और जो हमारा हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस वाली कंडीशन में, बहुत सारी कंडीशंस में क्या होता है कि हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। अब हार्ट रेट बढ़ेगी दैट मीन्स ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बार पंप करना है तो उतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो हम बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स जब देते हैं तो ये बीटा ब्लॉकर जो ड्रग्स होती हैं जाकर के जो यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स होते हैं इनको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से जो इम्पल्स का जनरेशन है या फिर जो कंडक्शन है इम्पल्स का वो स्लो हो जाता है। अब उसके स्लो होने की वजह से क्या होगा कि कम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि कम एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि अब स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है तो हार्ट धीरे धीरे पंप करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाती है। तो अगर कम ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है तो वो भी चल जाता है।
अब जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं इसको ऐसा नहीं कि जब इसकी रिक्वायरमेंट हो तभी दिया जाता है। अगर एंजाइना पेक्टोरिस डिटेक्ट हो गया तो उसके बाद जो लॉन्ग थेरेपी होती है उसमें बीटा ब्लॉकर्स को यूज़ करा जाता है। सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज पोटेशियम चैनल ओपनर्स, जिसके अंदर ड्रग आती है निकोरांडिल। सो बेसिकली निकोरांडिल क्या करती है कि जितने भी पोटेशियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं हमारी स्मूथ मसल्स में उनको ओपन कर देती है। अब अगर सारे पोटेशियम चैनल ओपन हो गए तो सारा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल गड़बड़ हो जाएगा। दैट मीन्स सारा का सारा पोटेशियम बाहर मूव कर जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, मेम्ब्रेन की पोटेंशियल गड़बड़ होने की वजह से हाइपरपोलराइजेशन वाली स्टेट हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। अब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा दैट मीन्स कि जितनी भी हमारी स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स रहेंगी, और रिलैक्स रहेंगी तो हार्ट पे जो प्रेशर है ब्लड का वो कम हो जाएगा, और वर्कलोड या फिर जिसे कार्डियक आउटपुट बोलते हैं वो सब कम हो जाएगा। ठीक है, यही फंक्शन होता है पोटेशियम चैनल ओपनर्स का। तो इसके साथ इसको और ड्रग्स के कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है अदर, सबसे लास्ट कैटेगरी, जिसके अंदर ड्रग आती है डाइपैराडामोल और ऑक्सीफेनेड्रिन। तो बेसिकली जो डाइपैराडामोल है इसका काम होता है जितनी भी कोरोनरी आर्टरीज या वेन्स होती हैं उसको डायलेट कर देना। तो थोड़ा बहुत ही कोरोनरी आर्टरी वेन्स को डायलेट कर देती है। इसके अलावा इसका एक और सेकेंड एक्शन होता है कि जितने भी क्लॉट फॉर्मेशन है या फिर एग्रीगेशन वाली जो चीज़ें हैं उसकी ये ब्लॉक कर देती हैं। तो एग्रीगेशन ना हो, क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, इस चीज़ के लिए इसको दिया जाता है। वैसे अगर इसको एंटी एंजाइनल ड्रग के यूज़ की तरह देखा जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होती है, बट फिर भी माइकार्डियल इंफ्राक्शन या फिर एंजाइना के अटैक के बाद इनको दे दिया जाता है so that कि अब अदर जो क्लॉट फॉर्मेशन वो है वो ना हो। Once again, thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like and share this video. That motivates me to make more such videos. You can subscribe to my channel and also press the bell icon. You can also follow me in my Instagram and I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.